15 अगस्त 1947 को जिस दिन भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ, उस दिन बलूचिस्तान ने भी अपनी आज़ादी घोषित कर ली थी। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि उनकी आज़ादी सिर्फ 227 दिनों की ही मेहमान साबित होगी। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को अपने में मिलाने के लिए कई तरीके के हथकंडे आजमाए थे। पाकिस्तान बलूच लोगों से जो उन्होंने दावा किया, उन्होंने वादा किया था कि वो बलूचों को उनकी इंडिपेंडेंस भी देंगे, उनके कल्चर के हिसाब से भी रहने देने का और सभी चीज़ों का वादा किया था। लेकिन उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया और बदले में आज उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि आज अभी तक है ना वो आज़ादी की डिमांड करने पे उतर आए हैं। और बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग अभी की नहीं है, ये उन्होंने 1948, 1962, 1972 और 2005 में भी पाकिस्तानियों के खिलाफ बगावत की थी। तो आइए आज मन की आंखों से विश्वास अग्रवाल के साथ जानिए तो आइए आज मन की आंखों से विश्वास अग्रवाल के साथ जानिए बलूचिस्तान के राजा के साथ जिन्ना द्वारा की गई धोखेबाजी की असली कहानी। पूरा इतिहास बताएंगे कि आखिर बलूचिस्तान का क्या सच है, क्या नहीं है, और आखिर एक्चुअली में अभी तक बलूचिस्तान आज़ादी की डिमांड कर रहा है। कई तरह के पाकिस्तान में हमले होते हैं, पाकिस्तान वहाँ पे अटैक करता रहता है। पाकिस्तान पे वो बलूच लिबरेशन आर्मी जो है BLA, वो भी कितनी बार अटैक करती रहती है। तो इसलिए इस चीज़ को देख के ऐसा है कि इस चीज़ को देख के तो यही लगता है कि उन्होंने जो किया वो सही नहीं है, वो गलत है। तो शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें। तो देखिए, बलूचिस्तान के बारे में जानने से पहले आप सबको है ना थोड़ी सी बलूचिस्तान की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए। बलूचिस्तान की हिस्ट्री और ज्योग्राफी देखिए, बलूचिस्तान आपको एक और बात बता दूं, ये अभी से ही नहीं, और ये बलूचिस्तान देखिए आज का पाकिस्तान तो देखिए आप सभी जानते हैं कि 4 प्रोविंस को मिला के बना हुआ है, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। और इसमें जो बलूचिस्तान है वो सबसे बड़ा प्रांत रहा हुआ है पाकिस्तान का, मतलब बड़ा प्रांत है, और इसकी राजधानी है क्वेटा, बलूचिस्तान की कैपिटल क्वेटा। और देखिए उसके बाद क्या हुआ कि ये तो बात हो गई बलूचिस्तान की। और ये उससे पहले देखिए आपको एक और बात बता दूं, बलूचिस्तान का जो इतिहास है वह 2000 साल पुराना है। और उस समय देखिए इसको पहले के टाइम पे है ना बलूचिस्तान नहीं बोला जाता था, बलूचिस्तान नहीं बोला जाता था। ये यहाँ पे है ना अफगानिस्तान के कुछ एरिया को भी इसमें शामिल थे, जो ईस्ट पाकिस्तान का, और भारत के कई पंजाब के कुछ एरिया थे, इन सबको मिला के ये बहुत बड़ा एरिया बना हुआ था। लेकिन अब उस समय क्या हुआ, 1200 ईस्वी के पास, 1200 ईस्वी के आसपास क्या हुआ, यहाँ के एक नवाब थे, यहाँ के एक नवाब हुआ करते थे मीर जलाल खान। मीर जलाल खान यहाँ की आर्मी में बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड लीडर थे। यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पे बलूच समुदाय की 5 ट्राइब्स रहती, अलग अलग ट्राइब्स रहती थी, लेकिन किसी में एक दूसरे में समानता नहीं थी, मतलब सब अलग अलग रहते थे और काफी धर्म के नाम पे सब बटे हुए भी थे। तब देखिए इसकी वजह से हुआ क्या कि अब बलूचिस्तान की ये तो बात हो गई यहाँ पे आर्मी की। अब देखिए अब वो बटे हुए नहीं थे, अब जो इसी बीच क्या हुआ, इन लोग को अलग एक करने की बात आती रहती थी कि इनको एक हो जाना चाहिए, ऐसे अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो इसी बीच अब हुआ क्या कि इसी बीच वहाँ के जो सरकार, जो वहाँ के जो उस समय पहले जो नवाब थे, वहाँ के मीर जलाल खान जो वहाँ के आर्मी के लीडर थे, वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड लीडर माने जाते थे। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ के लोगों को बोला कि देखिए बलूचिस्तान के लोग, जितने भी जो बलूच कम्युनिटी है, सबको साथ आना चाहिए, साथ में मिलजुल के रहना चाहिए, आपस में एक दूसरे के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। तो ये बात बलूचिस्तान के सभी लोगों को पसंद आई और बलूचिस्तान के लोगों ने उनकी ये बात मानी भी। अब उसके बाद क्या हुआ, 1500 ईस्वी तक आते आते क्या हुआ कि अब भारत में मुगल साम्राज्य का राज्य शुरू हो गया, मुगल साम्राज्य शुरू हो गया, और पर्शिया में भी एक और साम्राज्य चल रहा था। तब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे उन्होंने पर्शिया का साम्राज्य चल रहा था। अब उसी के बाद क्या हुआ कि उसी के बाद बलूचिस्तान के लोग भी है ना इस चीज से जुड़ गए। बलूचिस्तान उस समय भी बलूचिस्तान की मतलब ऐसे रहता था। अब देखिए बलूचिस्तान को उस समय तक भी कोई खतरा था नहीं, लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स आ गए। ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या हुआ कि है ना इंग्लैंड और रशिया के बीच में है ना दोनों में कंपटीशन चल रहा था कि कौन सबसे ज़्यादा अच्छा है, आगे कौन क्या करेगा।
कौन अच्छे से आगे घूमेगा, मतलब आगे कौन एक दूसरे को सुपर पावर बनाने की प्लानिंग चलती रहती थी। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि है ना वहाँ के जो कला, यहाँ पे एक और डायनेस्टी थी कलात नाम से, एक और एक कबील था, एक रियासत थी। अब ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या हुआ, एक और रियासत थी जिसमें कलात के नवाब थे, एक नवाब थे उनके बीच में, और उनके और अंग्रेजों के बीच में एक ट्रीटी साइन हो गई। उन दोनों के बीच में जब ट्रीटी साइन हो गई तो उस ट्रीटी के तहत क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स से उन्होंने क्या किया कि अपने आप को है ना इंडिपेंडेंट रहने देने की मांग की, लेकिन इंडिपेंडेंट रहने की बात हुई नहीं। अब देखिए अफगानिस्तान से ये लोग अपना कब्जा जमाना चाहते थे। अब जब उससे से पहले जब यहाँ पे रहते थे ना ये लोग, तो 1700 ईस्वी के आसपास क्या हुआ कि इन्होंने अपनी ब्रिटिशर्स अपनी ट्रूप लेके, जो आर्मी है वो यहाँ से लेते हुए पंजाब के, जहाँ पे लाहौर से होते हुए बलूचिस्तान जाना चाहते थे। लाहौर में जो उस समय के सिख एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ था उसी समय, जिसके लीडर थे महाराजा रंजीत सिंह, वहाँ के राजा हुआ करते थे। महाराजा रंजीत सिंह जब वहाँ के राजा हुआ करते थे तो महाराजा रंजीत सिंह जी से उन्होंने परमिशन मांगी, तो रंजीत सिंह जी ने उन्हें साफ साफ कह दिया कि हम इस चीज़ की तो परमिशन नहीं देंगे। अब देखिए अब उन्होंने ये जब परमिशन देने से मना कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ कि जब ये परमिशन देने से उन्होंने इनकार कर दिया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आप इस चीज़ की परमिशन नहीं देते तो फिर उन्हें एक और जगह मिल गई। दूसरा जगह था, वो था बोलन पास। बोलन पास से फिर वो अपनी आर्मी को लेके गए। आर्मी को उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने यहाँ से 4 भाग, उन्होंने जो उनकी कलात डायनेस्टी जो थी जहाँ के नवाब थे, उन्होंने उनकी रियासत को 4 भागों में बांटा हुआ था। एक रियासत हुआ करती थी, इसको भी 4 भागों में डिवाइड कर दिया था। अब जब यहाँ पे इसको भी 4 भागों में डिवाइड तो कर दिया, सब जब सारी चीजें होने लग गई तो उसके बाद क्या हुआ कि 1638 में आते आते इन्होंने ब्रिटिशर्स के से एक ट्रीटी साइन कर ली। ब्रिटिशर्स से जब इन्होंने ट्रीटी साइन कर ली तो उसके बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने अंग्रेजों से संधि साइन की तो उस संधि के तहत बोला गया कि ठीक है, कलात और इन सब को हम लोग है ना आपके इस कब्जे में नहीं आने देंगे, मतलब इंडिपेंडेंट रहेगा, ये ब्रिटिशर्स के कब्जे में तो नहीं जाएगा। ये बात हो गई उनकी। और फिर उसके बाद हुआ क्या कि उन्होंने फिर बोला कि ठीक है, ऐसे करके दोनों के बीच में ट्रीटी साइन होती गई। अब उसके बाद कई सारी लड़ाइयाँ चलती रही ब्रिटिशर्स के बीच में। अब देखिए 1946 में क्या हुआ था, फिर जब कैबिनेट मिशन प्लान आया। कैबिनेट मिशन प्लान आप सबको पता ही है, मैंने पार्टीशन ऑफ इंडिया पे एक वीडियो बनाया हुआ था, आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो उसमें मैंने पूरा कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में बताया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब माउंट बैटन प्लान आया था ना, तो माउंट बैटन प्लान के तहत क्या हुआ था कि माउंट बैटन प्लान के तहत उन्होंने बोल दिया कि देखिए जो प्रिंसली स्टेट्स जितने भी है, ब्रिटिशर्स ने बोला कि या तो वो आज़ाद हो सकते हैं अपना, या तो वो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर है ना पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों में से एक कंट्री ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें से कई सारी रियासतों को एक किया गया। आप सब जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें अपना क्या रोल निभाया था। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ कि ये तो हो गया एक्ट के बारे में। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब यहाँ पे जो मोहम्मद अली जिन्ना था पाकिस्तान का गवर्नर, जिसको कायदे आजम बोला जाता है। अब कायदे आजम ने यहाँ पे क्या किया, कायदे आजम ने बोला कि देखो ऐसे तो नहीं चलेगा, इससे अच्छे जो बलूच के जो उस समय नवाब थे ना, वो बलूच के नवाब को इन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, जो बलूचिस्तान की जो नवाब है उनको बोला कि उनको लालच दिया कि अगर आप पाकिस्तान में शामिल हो जाते हैं तो आपको कई तरीके के है ना, कई तरह की पावर दी जाएगी, इंडिपेंडेंस दी जाएगी। यहाँ पे जो बलोच ट्राइब है वो इस तरीके का उनको लालच दिया गया मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। 11 अगस्त 1947 को यहाँ पे है ना लालच दिया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ पहले, लेकिन उनको नहीं पता था कि है ना मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पे है ना उनको के साथ धोखेबाजी करेंगे। तो देखिए अब क्या हुआ कि ये सारी बात हो गई कि अब उन्होंने धोखेबाजी की जिन्ना ने। अब वो इस बातों में आ गए, वहाँ के जो नवाब थे, नवाब जब वहाँ के इनकी बातों में आ गए तो उसके बाद क्या हुआ कि दिसंबर 1947 आते आते पाकिस्तान ने क्या किया, वहाँ पे है ना और ज़्यादा उनके खिलाफ। अब देखिए ब्रिटिशर्स को उन्होंने अपना केस देने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि अब वो अपना केस तो खुद ही लड़ेंगे, ऐसे अंग्रेज़ों के साथ मिलके तो नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनको लगता था कि अंग्रेज उनके साथ विश्वासघात किया जिन्ना ने, या जो भी बातें। अब देखिए और ब्रिटेन वैसे ही एक तो नहीं चाहता था कि यहाँ पे यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस हो जाए। अगर यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस हुआ तो हो सकता है कि आगे चल के हो सकता है कि है ना
इसमें वो वापस से है ना वो कम्युनिस्ट राज्य बन जाएगा पूरा यूएसएसआर की वजह से। तब देखिए ऐसे करके उन्होंने फिर ना कर दिया कि ऐसे तो नहीं चलेगा, ब्रिटिशर्स ने उनका साथ देने से मना कर दिया। केस काफ़ी ज़्यादा लड़े गए। अब इसके बाद क्या हुआ कि 1948 आते आते क्या हुआ, फरवरी 1948 आते आते पाकिस्तान ने कई सारी ट्रूप्स यहाँ पे अपनी भेजनी शुरू कर दी। उन्होंने क्या किया, अपने विलय पेपर पे साइन करवा लिए, जो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जबरदस्ती उनसे साइन करवा लिया कि नहीं पाकिस्तान में ही आप रहोगे, पाकिस्तान में आप रहोगे और पाकिस्तान में रहने के बाद ही आपको जो होगा आगे जो दिया जाएगा। पाकिस्तान एक्चुअली क्या किया था, जिन्ना ने एक तरीके से ये नाटक किया था ताकि है ना उनको आर्मी में लेके जाया जाए और मतलब पाकिस्तान में मिला लिया जाए, ऐसे करके उनको मर्ज कर लिया जाए और फिर है ना उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाए। तो देखिए इस तरीके का जिन्ना ने नाटक किया। अब 26 मार्च 1948 को क्या हुआ, यहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी ने एक और यहाँ पे अटैक कर दिया। अब जब यहाँ पे अटैक कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जब उन्होंने अटैक कर दिया तो उसके बाद फिर से ये हुआ कि दूसरे दिन पाकिस्तान के जो नवाब के जो छोटे भाई थे प्रिंस अब्दुल करीम, जो वहाँ के शासक थे, वो अब्दुल करीम ने क्या किया कि है ना दूसरे दिन उनको जाके बोल दिया कि उन्होंने बोल दिया कि ऐसा है कि आप मत कीजिए, क्योंकि देखिए आप ऐसा है कि ब्रिटिशर्स की आर्मी में आ जाइए, ब्रिटिशर्स की आर्मी में अगर आप आएंगे तो ऐसा होगा कि आपको है ना उनको कई तरह के लालच दिए गए और उनको बोला गया कि आप ब्रिटिश यहाँ पे आ जाइए पाकिस्तान की आर्मी में। उन्होंने वहाँ पे अब्दुल करीम ने अपनी भी सेना बुलाई, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मुकाबला किया बलूचिस्तान का, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया उसके बाद भी आगे चल के। लेकिन वापस से पाकिस्तान ने, और ऐसे करके वो कई सालों तक चलता रहा ये चीज़। अब 1956 से लेके 1958 तक देखिए इस बीच क्या हुआ, पाकिस्तान में भी कई सारे प्रधानमंत्री बदलते रहे, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बदलते रहे और उसके बाद क्या हुआ 1958 में आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में भी तख्ता पलट हो गया। 7 अक्टूबर 1958 को 7 अक्टूबर 1958 को पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया। और उसके बाद वहाँ पे अयूब खान ने क्या किया कि पूरी तरीके से पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया, मार्शल लॉ लगा दिया और फिर उसके बाद पूरा सब पाकिस्तान अपने कब्जे में ले लिया। तो ये चीज़ बलूचिस्तान में भी हो गई। अब जब ये चीज़ बलूचिस्तान में हुई तो बलूचिस्तान में होने के बाद क्या हुआ कि अब वहाँ पे फिर उस समय क्या हुआ कि वहाँ पे फिर वापस से उन्होंने विरोध प्रदर्शन चालू कर दिए। अब विरोध प्रदर्शन जब चालू किए तो वहाँ के प्रिंस के जो नवाब थे, वहाँ के जो नवाब थे, नवाब को वापस से पाकिस्तान ने है ना लालच दिया कि आप प्रोटेस्ट मत कीजिए, हमसे बातचीत की टेबल पे बैठिए और बातचीत की टेबल पे बैठिए और बातचीत करने के बाद मामले को सुलझाएंगे, जो उनके राइट्स हैं जो कुछ भी है वो सब पाकिस्तान के द्वारा देखा जाएगा। तो आप देखिए कि पाकिस्तान ने बार बार क्या किया था, जो भी है ना उनके खिलाफ बगावत करता था, पाकिस्तान हर किसी को कुरान की कसम खिला के बोल देता था कि आप इनके खिलाफ मत जाइए, आप हमारे साथ रहिए और आप ऐसा कीजिए कि हमारे साथ आ जाइए और है ना बातचीत कीजिए। और वो उनके साथ धोखाधड़ी करता था पाकिस्तान। अब देखिए धोखाधड़ी क्या करता था, अब इन्होंने वहाँ के परवेज नाम के एक सोल्जर के साथ इन्होंने बलोच लोगों ने अटैक कर दिया। अब इसी बीच क्या हुआ कि वहाँ के जो नवाब थे उनके छोटे भाई और उनके पूरे परिवार को है ना पाकिस्तान की फांसी पे लटका दिया, पाकिस्तान बुला के उनके ऊपर मुकदमा चलाया और उनको फांसी की सजा दे दी सबको। जब सबको फांसी हो गई, देखिए पाकिस्तान में तो ऐसे ही चलता है, आप सब जानते हैं कि बिना मतलब के कभी भी किसी को जेल हो जाती है या तो फांसी हो जाती है या तो है ना वो बाहर भाग जाता है, विदेश भाग जाता है। तो देखिए ये चीज़ बलूचिस्तान के लोगों के साथ भी यही चीज़ हो रही थी। तब इसके बाद क्या हुआ कि फिर वापस से 1962 में विरोध किया गया। अब जब 1962 में विरोध किया गया तो यहाँ पे क्या हुआ कि है ना जो आर्मी के सोल्जर्स थे अब उन्होंने धीरे धीरे करके अब उन्होंने और आर्म रिबेलियन छेड़ा। आर्म रिबेलियन कैसे छेड़ा कि उन्होंने बोला कि देखिए अब बलूचिस्तान ऐसे तो चलेगा नहीं, बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए उन्होंने डिमांड कर दी। अब इसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान ने भी, जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे अयूब खान ने इसके बाद एक और किया कि है ना वन स्कीम लॉन्च कर दी। वन स्कीम के तहत क्या था कि जितने भी जो पाकिस्तान के 4 प्रोविंस है, खैबर पख्तूनख्वा, वो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, इन सबको पूरा एक कर दिया और प्रिंसली स्टेट्स का पूरा दर्जा खत्म कर दिया। और देखिए आपको एक और बात बता दूं, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा एरिया है। 44% वो पाकिस्तान का पूरा एरिया बलूचिस्तान से ही मिलता है पूरा पूरा।
यहाँ पे है ना खूब सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात ये सब पहले उगाए जाते थे और अभी भी उगता है, लेकिन बट वही बात है कि अभी भी प्रोटेस्ट चल ही रहे, तब देखिए कुछ कर तो सकते नहीं है अपन इन सब चीज़ों का। तब देखिए उसके बाद हुआ क्या, इन्होंने तो बोल दिया कि अब यहाँ पे अब इन्होंने क्या किया कि अब आज़ादी पे डिमांड तो उठ ही रही थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब 1962 में ये सारी चीज़ें हुई। फिर 1962 के बाद क्या हुआ कि अब देखिए उन्होंने वहाँ के जो नवाब थे, नवाब ने को फांसी दे दी गई थी। और इसके बाद देखिए आपको एक और बात बता दूं कि 1965 आते आते ये स्कीम से जो स्कीम लॉन्च की थी, अभी मैंने आपको बताया था वन स्कीम, तो कई लोग इसके खिलाफ और ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लगे। इस स्कीम से भी खुश नहीं थे लोग, क्योंकि बलूच लोगों को क्या लगता था, बलूच लोगों का ये कहना था और उनका एक तरह से सही भी कहना था कि जो पाकिस्तान उनके साथ कर रहा है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो क्या है ना, मतलब वो करेगा। क्योंकि अब पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है ना, पाकिस्तान अपनी बात से कब पलट जाए। और जिस तरीके से उनके सारे रिसोर्सेज है ना पाकिस्तान लेके जाता था, तो पाकिस्तान ले जाता था और उसके बाद क्या होता था कि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान सब यूज़ करता था। अब देखिए 1968 तक तो क्या हुआ कि अब यहाँ पे अयूब खान रहे। अब जब यहाँ पे अयूब खान रहे, अयूब खान तो उसके बाद हट गए। 1968 में तो आप सबको पता ही है पूरे पाकिस्तान में एंटी अयूब मूवमेंट चल रहा था कि अयूब खान को हटाओ, अयूब खान को हटाओ। तो ये एंटी अयूब मूवमेंट चल रहा था, तो इसके तहत क्या हुआ कि अयूब खान तो हट गए, पाकिस्तान में तख्ता पलट तो खत्म हो गया और वहां पे आ गए अयूब खान की जगह याहिया खान। याहिया खान जब आ गए तो उसके बाद क्या हुआ कि जब यहाँ पे याहिया खान है जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो जो राष्ट्रपति थे, याहिया खान प्रेसिडेंट बन गए, वो भी मिलिट्री कमांडर थे। और जुल्फिकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब जब जुल्फिकार अली भुट्टो और याहिया खान प्राइम मिनिस्टर बने तो 1970 में आते आते याहिया खान ने अपनी ये वन स्कीम को पूरा खत्म कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि जब वन स्कीम को खत्म किया तो वन स्कीम को खत्म करने के बाद इन्होंने फिर है ना सारे प्रिंसली स्टेट को उनका दर्जा दे दिया उनके हिसाब से, मतलब जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको अपना अपना दर्जा दे दिया और उसके बाद जो भी कुछ था उनको सब दे दिया। और इसी बीच क्या हुआ, पाकिस्तान में पूरी तरह से जनरल इलेक्शन भी हुए थे बहुत बड़े लेवल पे। और ऐसा पहली बार हो रहा था कि पाकिस्तान में बड़े लेवल पे जनरल इलेक्शन हो रहे थे। क्योंकि देखिए पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हो तो रहे थे, अब उसकी लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, इस इधर ईस्ट पाकिस्तान का भी मामला फंसा हुआ था। और देखिए बलूचिस्तान की ज्योग्राफी की ऐसी है कि है ना, चाइना ने भी अपना सी पैक इधर से ही शुरुआत की थी। सी पैक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो चीन का था, इसकी शुरुआत भी बलूचिस्तान से की गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि बलूचिस्तान ने फिर यहाँ पे आज़ादी की डिमांड कर दी और इधर ईस्ट पाकिस्तान में भी प्रोटेस्ट चल रहे थे काफ़ी समय थे। वहाँ पे जो शेख मुजीबुर रहमान थे वो भी अब इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, वो भी अलग देश की मांग कर रहे थे। तो इसी बीच क्या हुआ, जब 1970 में इलेक्शंस हुए तो उसकी वजह से जब यहाँ पे इलेक्शन हुए तो ईस्ट पाकिस्तान की आवामी लीग जीत गई 300 में से 168 सीटों पे। और पूरे पाकिस्तान का कंट्रोल आना था आवामी लीग पे। आवामी लीग पे जब कंट्रोल आ गया तो उसके बाद हुआ क्या, पाकिस्तान ने इधर क्या किया, मार्शल लॉ लगा दिया। और इधर बलूचिस्तान में भी फिर इलेक्शन हुए थे तो बलूच लोगों ने जो अपनी पार्टी बनाई थी और बलूच लोगों को भी पहली बार इसमें वोट करने का मौका दिया गया। अब बलूच लोगों को जब इस पे वोट करने का मौका दिया तो उनकी जो पार्टी थी बी ए और जो भी दो पॉलिटिकल पार्टीज थी, मेरे को एग्जैक्टली मेरे को वो पार्टी का नाम नहीं याद आ रहा है, तो वो पार्टी थी उन लोगों के, उन दोनों के बीच में भी इलेक्शन हुए और वो चुनाव जीत गई और ऐसे करके पूरा बलूचिस्तान में भी उन लोग का राइट्स खत्म हो गए। तो इसी बीच क्या हुआ कि है ना स्थिति ऐसी हो गई थी पाकिस्तान के बाद कि है ना, इधर पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च कर दिया था ईस्ट पाकिस्तान में, तो युद्ध जैसे हालात बन गए थे, भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसे हालात भी बन गए थे और अलग देश की मांग हो गई थी। और अलग देश की जो मांग हुई तो उसके बाद हुआ क्या, अब जो अलग देश की मांग हुई तो फिर यहाँ पे फिर दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और 16 दिसंबर को पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर कर दिया और उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान लिबरेट होकर बांग्लादेश बन गया। जब इधर बांग्लादेश बन गया तो उसके बाद क्या हुआ, याहिया खान को इस्तीफा देना पड़ा था, आप सब जानते हैं। तो याहिया खान ने जब इधर इस्तीफा दे दिया तो इधर उसके बाद हुआ क्या
यहाँ पे जब याहिया खान ने इधर इस्तीफा दे दिया तो इधर से फिर डेमोक्रेसी आ गई, वहाँ पे जुल्फिकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बने। अब जुल्फिकार अली भुट्टो जब यहाँ पे आए, उनको बलोच लिबरेशन आर्मी जो विरोध कर रही थी उस वो फूटी आंख नहीं सुहा रहा था, वो इसके खिलाफ थे। और जुल्फिकार अली भुट्टो ने पूरे बलूचिस्तान में मार्शल लॉ लागू कर दिया, आर्मी को की तरफ से पूरा सख्त तख्ता पलट हो गया। तो दोनों के बीच में वापस से लड़ाई छिड़ गई, दोनों आर्मी के बीच में। अब जब इधर आर्मी के बीच में लड़ाई छिड़ गई तो उसके बाद हुआ क्या, दोनों जब आर्मियों के बीच में लड़ाई होने की वजह से आर्मी की लड़ाई होने की वजह से इधर से काफ़ी काफ़ी लंबे समय तक फाइटिंग चलती रही, 1976-77 तक आते आते। अब जब 1976-77 आते आते जब यहाँ पे फाइटिंग चलती रही तो उसके बाद 1977 में आपको पता ही है पाकिस्तान में वापस से तख्ता पलट हो गया, जनरल जिया उल हक आ गए और जिया उल हक ने तख्ता पलट कर दिया। आप सब जानते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो को भी फांसी दे दी गई इसी बीच। तो जिया उल हक ने क्या किया कि इसको कंट्रोल करने के लिए जिया उल हक ने बलूचिस्तान में क्या किया, वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था वो रहीमुद्दीन खान को बना दिया। अब जब इन्होंने रहीमुद्दीन खान को यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया तो इन्होंने भी इतना खतरनाक तरीका का इनका रूल था, मतलब इतना ऐसा रूल था कि जिसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने सारी अपनी स्थिति को कंट्रोल में ले लिया। और जो सारी स्थिति जो भी इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया तो उसके बाद क्या हुआ कि करते कराते फिर अब किसी की हिम्मत नहीं हुई, सारे विरोध प्रदर्शन बंद हो गए, सब चीज़ें बंद हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो वहाँ की एक और पार्टी थी बलूचिस्तान की, अब 2002 में फिर उसने भी जाके एक और है ना इंडिपेंडेंट वहाँ पे है ना एक और प्रस्ताव पास किया। और जब ये प्रस्ताव पास किया गया तो इस प्रस्ताव के तहत क्या हुआ कि दोनों कंट्री को यहाँ पे रहने का अधिकार दिया गया था। अब दोनों कंट्री को इधर अधिकार दिया गया था रहने का। अब इस प्रस्ताव के तहत आज़ादी की मांग रखी उन्होंने। अब ये जब आज़ादी की मांग रखी थी तो उसके बाद क्या हुआ कि 2002-2003 में ये सारी चीज़ें हो गई थी। अब देखिए आपको एक और बात बता दूँ, बलूचों ने कई सारी जो आर्मी बनाई थी ना बलूच लोगों ने, तो वो भी है ना कई तरीके के हथकंडे अपनाती थी। जैसे गोरिल्ला टैक्टिक्स हो गया। गोरिल्ला टैक्टिक्स मतलब क्या, आप कहीं पे भी छुप के है ना जंगलों में छुप छुप के मारते थे लोगों को। ये गोरिल्ला युद्ध नीति सबसे ज़्यादा काम आई है। तो 2002 में इन्होंने क्या किया, एक और चीज एम्बेसी में अपना वो कर लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि साल 2005 में दिसंबर 2005 में वापस से इन्होंने बलूचों ने यहाँ पे कर लिया, एक और बगावत कर ली पाकिस्तान के खिलाफ। और जब पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की और दिसंबर 2005 में इन्होंने परवेज मुशर्रफ के प्रेसिडेंट हाउस पे अटैक कर दिया। प्रेसिडेंट मुशर्रफ के इस पर अटैक कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, हाउस पे अटैक कर दिया, प्रेसिडेंट हाउस पे। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि उन्होंने वापस से है ना संदेश देने की कोशिश की। अब यहाँ पे भी पाकिस्तानियों ने फिर इनका मुकाबला किया। अब ऐसे करके देखिए कई सालों तक चलता रहा बलूचिस्तान को लेके कि बलूचिस्तान है ना अपनी डिमांड पे अड़ा रहा। लेकिन अब 2015 आते आते क्या हुआ कि इन्होंने भी फिर धीरे धीरे चाइना का जो सीपेक कॉरिडोर था, यहाँ पे बलूचिस्तान के लोग थे। तो देखिए अब इसकी वजह से क्या हुआ कि ये बलूचिस्तान एरिया को ये लोग है ना पाकिस्तान से अलग नहीं होने देना चाहते थे। तो इन्होंने इनको कई सारे लालच दिए, बहुत सारी चीज़ें दी। और उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे करते करते इन लोग का चलता रह गया। अब जब यहाँ पे इन लोगों का चलता रहेगा तो उसके बाद 2015 में क्या हुआ, यहाँ पे है ना सीपेक की शुरुआत हो गई। सीपेक जो चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर था, ये कॉरिडोर की शुरुआत हो गई। यहाँ से है ना वो पाकिस्तान और चाइना को कंट्रोल करता था एक तरीके से। तो बलूचिस्तान के नवाब को भी, बलूचिस्तान के लोग प्राइम मिनिस्टर को भी इन्होंने लालच दिया। वहाँ के जो उस समय लीडर थे उन लोग को लालच दे दिया, लोगों को लालच दिया कि आप हमारे इसमें आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए तो आपको कई फायदे होंगे। और इससे अच्छा है कि आप है ना इन लोग के साथ मत जाइए, और इन लोग के साथ जाने से अच्छा है कि आप यहीं चले जाइए, मतलब आप हमारे साथ जुड़ जाइए और आपको कई सारे फायदे होंगे। इकोनॉमिक कॉरिडोर से अपने आप को जोड़ लीजिए, कॉरिडोर से, सी पैक से। तो उन्होंने वो भी इनके लालच में आ गए। लेकिन आज स्थिति बाद में ऐसी बन गई कि वहाँ के जो जितने भी बलूचिस्तान की जो आर्मी के लीडर्स थे, बलूच लिबरेशन आर्मी के, बीएलए के लीडर्स ने क्या किया है ना, कई सारे सीपैक पे हमला कर दिया। चाइना के कई सारे इंजीनियर्स और सिविलियंस को मारना शुरू कर दिया धीरे धीरे।
धीरे धीरे करके उनको टारगेट करना शुरू कर दिया और उसके बाद कई सारे सैनिकों की जान जाने लगी। अब धीरे धीरे उसके बाद क्या हुआ कि अब 2018 में भी है ना इन्होंने यहाँ पे अटैक किया था। 2018 में अटैक कर दिया और उसके बाद क्या हुआ 2018 में भी यहाँ पे कई सारे चाइनीज सिविलियंस और सोल्जर्स मारे गए। तो ऐसे करके बलूचिस्तान की आर्मी जो है ना ये चाइनीज सोल्जर्स पे भी अटैक करती है, चाइना पे भी अटैक अब करती रहती है, क्योंकि इनको पता है कि अब पाकिस्तान के साथ इनको अब कुछ मिलने वाला तो है नहीं। तो इससे बेहतर ही होगा कि है ना पाकिस्तान पे ही अटैक कर दो, इससे अच्छा चाइना पे ही अटैक कर दो। तो ऐसे करके अभी भी कई सारे अटैक होते रहते हैं। अब इसी बीच क्या हुआ 11 मार्च 1925 को आपको सभी लोग जानते हैं कि सबसे सबसे इन्होंने एक और खतरनाक काम किया कि है ना ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया पूरी पूरी। जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया और वहाँ पे भी है ना और अपनी डिमांड रखी पाकिस्तान के आगे। सोचिए प्लेन हाईजैक होता है, चलो ठीक है, फिर भी प्लेन हाईजैक होना तो आम बात है, 70s में तो बहुत हाईजैकिंग होती थी। और उसके बाद देखिए उसके बाद क्या हुआ, देखिए भारत में भी वैसे सिर्फ एक ही हाईजैक हुआ था। अब देखिए भारत में जो उस समय हाईजैक हुआ था ना वो था कांधार प्लेन हाईजैक ही सबसे बड़ा हाईजैकिंग था। लेकिन इंडिया में हाईजैकिंग की घटनाएं तो नहीं के बराबर ही हुई है, सिर्फ एक कांधार हाईजैक को छोड़ देते हो। तो 70s में है ना हाईजैकिंग होती थी, तो इन्होंने ट्रेन हाईजैक कर ली। तो उस समय भी क्या हुआ पाकिस्तानी मिलिट्री ने अपना बड़ा ऑपरेशन चलाया और वहां पे वो ट्रेन को छुड़वा लिया था। अब देखिए बलूचिस्तान के जो लीडर है अब उन्होंने तो क्या किया है कि अब यहाँ तक बोल दिया कि है ना हम पाकिस्तानी नहीं, अब हम बलूचिस्तानी है और हमको भी है ना अपने देश को अलग करने के लिए को दिया जाए। मतलब हम देश के साथ नहीं रहेंगे, हम अलग रहेंगे और हमको अब आज़ादी की चाहिए। उन्होंने भारत से भी इसके लिए मदद मांगी है। तो भारत के लिए से जब इन्होंने मदद मांगी है तो उसके बाद भारत में भी इवन दिल्ली में अपनी एम्बेसी खोलने की बात बोली है, अलग से बलूचिस्तान की एम्बेसी खोली जाए। अब देखिए भारत भी सपोर्ट करेगा नहीं करेगा पता नहीं, क्योंकि देखिए आज बलूचिस्तान के का भी अगर देखा जाए ना तो एक तरह से टूटने की कगार पे ही आ गया पूरी तरह से, क्योंकि बलूचिस्तान जिस हिसाब से टूट रहा है, वहाँ के लोग इतने ज़्यादा मर रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी के हाथों, कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, सब हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। तो आगे चल के ऐसे में देखना होगा कि बलूचिस्तान के लोग है ना कब तक है ना आज़ादी की डिमांड करते हैं और कब तक आज़ाद हो भी पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, वो सब तो देखिए देखने वाली बात होगी। और आगे चल के सारा इतिहास पता चलेगा, आगे चल के आगे जो भी अपडेट आएगी वो तो देखिए अब आगे चल के पता चलेगा। अगर भारत इसमें सपोर्ट कर दिया तो हो सकता है पाकिस्तान से भी एक तरह से, अगर बलूचिस्तान भी अगर अलग हो गया तो हो सकता है कि है ना पाकिस्तान का पूरा प्रांत पूरा पाकिस्तान ही पूरा टूट जाए ऐसे में, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान तो अलग हो ही गया था 1971 में। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने तो बोल दिया था, ताल ठोक के कह दिया कि अब हमको आज़ादी चाहिए। तो ये था बलूचिस्तान के इतिहास के बारे में। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिएगा एंड तक, अभी शुरू से लेके एंड तक, ताकि आपको पूरी हिस्ट्री समझ में आए और पूरा सब इतिहास के बारे में पता चले और जनरल नॉलेज भी मिले इसकी वजह से। तो इससे अच्छा वीडियो को पूरा आखिरी तक देखो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन दबा दो ताकि आने वाली वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। तो कल किसी और ऐतिहासिक टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।